गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में आपका लोकतंत्र जो टॉपिक चल रहा था और अब आपके लोकतंत्र के बाद में हमने अगला टॉपिक आपका सिलेबस में है लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत अधिनायक तंत्र या तानाशाही। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका अधिनायक तंत्र या तानाशाही। अधिनायक तंत्र या तानाशाही, जिसे हम इंग्लिश में डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो देखिए आपके टॉपिक में लोकतंत्र के बिल्कुल अगला टॉपिक ये रखा गया है। तो सिलेबस बनाने वालों ने बहुत ही सोच समझ के इसे रखा है, क्योंकि ये लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जिस प्रकार हम व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत इस विचारधारा में शक्तियों का केंद्रीकरण की बात की जाती है। व्यक्तियों को स्वतंत्रता अधिकार कुछ भी नहीं दिए जाते हैं और इसमें पूर्ण सत्तावादी राज्य की बात की जाती है। तो हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें, तो देखिए अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, अधिनायक तंत्र, ये अधिनायक तंत्र की परिभाषा है। अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्ति, जिसमें शासन की शक्ति जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती है, जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति या शासक, एक व्यक्ति या शासक, एक व्यक्ति के हाथों में, एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती है। तो देखिए जहां पर हमने देखा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति जनता में निवास करती है और जनता ही क्या करती है, पूरी शासन सत्ता की बागडोर जनता के हाथों में होती है। देखिए लोकतंत्र में हमने पिछली कक्षा में लोकतंत्र पढ़ा था और उसमें स्पष्ट रूप से समझा था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सत्ता जो होती है जनता में निवास करती है और किस प्रकार जनता सरकार को निर्वाचित करने की शक्ति के साथ साथ ही उसे अपने पद से हटाने की शक्ति भी उसे प्राप्त होती है। जबकि हम देखते हैं अधिनायक तंत्र में, डिक्टेटरशिप में, जिसे हम तानाशाही शासन व्यवस्था भी कहते हैं, इस शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति, संपूर्ण शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती है और वही व्यक्ति ही क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। जहां लोकतंत्र में हम शासन को सीमित और मर्यादित शासन कहते हैं, क्योंकि उसमें शासन पर किसी भी तरह का जो है हम देखते हैं
कि शासन में निरंकुशता हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि शासन सीमित, नियंत्रित और मर्यादित होता है और जनता के प्रति उत्तरदायित्वता, जवाबदेहिता हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत अधिनायक तंत्र में, तानाशाही व्यवस्था में हम देखते हैं कि इसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाती है और शासन की बागडोर उसी के हाथों में होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र में शासन का स्वरूप हमें निरंकुश देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें शासन पर किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण या कोई भी मर्यादाएं हम आरोपित नहीं कर सकते। शासन सत्ता बिल्कुल सर्वोच्च होती है और उस पर किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण, कोई भी मर्यादाएं जो है नहीं स्थापित की जा सकती। तो इस प्रकार से अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती है। तो यदि आपका 2 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें आपको यही परिभाषा बतानी है, क्योंकि कई बार लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है ऐसा आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर का प्रश्न आता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अधिनायक तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो उसमें भी आपको यही परिभाषा देनी है। अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती है। आपको इतना ही लिखना है 2 नंबर के प्रश्नों में, क्योंकि उसमें से आपके 20 से 25 शब्दों में प्रश्न आता है, तो उसमें आपको इतना ही लिखना है, पर्याप्त है। तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है अधिनायक तंत्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं अधिनायक तंत्र में शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में ही केंद्रित रहती है और यह व्यक्ति सर्वोच्च होता है और किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता है। तो देखिए, यह व्यक्ति सर्वोच्च होता है, यह व्यक्ति सर्वोच्च होता है, यह व्यक्ति सर्वोच्च होता है और किसी के प्रति भी और किसी के प्रति उत्तरदायी, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो देखिए, अधिनायक द्वारा शासन शक्ति के किस प्रकार से हम देखते हैं कि शासक वर्ग इसमें अनुत्तरदायी पूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग करता है। तो देखिए, इसीलिए फोर्ड एक विचारक है, फोर्ड ने लिखा है कि अधिनायक तंत्र की परिभाषा करते हुए लिखा है कि फोर्ड की प्रमुख परिभाषा है। फोर्ड ने देखिए लिखा है, फोर्ड के शब्दों में राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। अधिनायक तंत्र है। तो देखिए, इस प्रकार से फोर्ड ने अधिनायक तंत्र को साधारण शब्दों में परिभाषित किया है और ये बताया कि राज्याध्यक्ष द्वारा, राज्य के अध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति को प्राप्त करना ही क्या है, अधिनायक तंत्र है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य के अध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति का
प्रयोग ही क्या है, अधिनायक तंत्र है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र में शासन सत्ता में आने वाली सरकार जो होती है किस प्रकार से संवैधानिक जो सरकार की हम बात करते हैं वो संवैधानिक सरकार हमें उसमें देखने को नहीं मिलती और गैर संवैधानिक असंवैधानिक सरकार होती है। तो इस प्रकार अधिनायक तंत्र में जो राज्य का अध्यक्ष है वो गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करता है। तो हम देखते हैं अधिनायक तंत्र के जो है लक्षण क्या है। तो देखिए अधिनायक तंत्र के लक्षण या विशेषताएं किस प्रकार से हैं। तो देखिए अधिनायक तंत्र के लक्षण या विशेषताएं, अधिनायक तंत्र के लक्षण या विशेषताएं, लक्षण या विशेषताएं। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का बिल्कुल विरोधी है। तो इस प्रकार अधिनायक तंत्र लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत विचारधारा है और इसमें हम देखते हैं कि शासन तंत्र किस प्रकार से निरंकुश और अमर्यादित शक्ति का प्रयोग करता है। तो हम इसके लक्षण देखते हैं कि अधिनायक तंत्र के प्रमुख लक्षण क्या हैं। पहला है सर्वाधिकारवाद का समर्थन। तो देखिए सर्वाधिकारवाद का मतलब है सर्वाधिकारवाद का समर्थन। पहला पॉइंट है सर्वाधिकारवाद का समर्थन। सर्वाधिकारवाद का समर्थन अधिनायक तंत्र में देखने को मिलता है। इसका मतलब है सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण, सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण, सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण अर्थात इसमें निरंकुश असीमित अमर्यादित अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग किया जाता है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार से हम इस शासन व्यवस्था में देखते हैं कि ये शासन व्यवस्था सर्वाधिकारवाद का समर्थन करती है। इसका मतलब है सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण और इसमें सत्ता निरंकुश असीमित अमर्यादित अनियंत्रित होती है अर्थात शक्ति पर किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण स्थापित नहीं होता। अगला पॉइंट है समाज शासन व राज्य में भेद नहीं है। तो देखिए समाज शासन व राज्य में भेद नहीं है। समाज शासन व राज्य में भेद नहीं है, भेद नहीं है। तो देखिए इस शासन व्यवस्था में समाज शासन व राज्य में भेद नहीं होता है क्योंकि ये जो है राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग शासन द्वारा किया जाता है और शासन व्यक्ति के सामाजिक जीवन में भी पूर्ण रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए अधिनायक तंत्र में समाज शासन व राज्य में भेद नहीं किया जाता क्योंकि शक्ति का प्रयोग जो है शासक द्वारा किया जाता है और शासन
पूर्ण और निरपेक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में कर सकता है। इसलिए इस शासन व्यवस्था में समाज, शासन व राज्य में भेद नहीं किया जाता। अगली विशेषता हम देखते हैं। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है सावयव सिद्धांत में आस्था। तो देखिए सावयव सिद्धांत क्या होता है, उसमें हम देखते हैं। सावयव सिद्धांत में आस्था। तो देखिए सावयव सिद्धांत में आस्था का मतलब है सावयव सिद्धांत में आस्था। सिद्धांत में आस्था। तो देखिए यह सिद्धांत राज्य को शरीर के अंगों के, यह सिद्धांत राज्य को एक शरीर मानता है। राज्य को शरीर की तरह मानता है। यह सिद्धांत राज्य को शरीर की तरह मानता है। राज्य को शरीर की तरह मानता है और व्यक्ति को उसका एक अंग, व्यक्ति को उसका एक अंग। देखिए सावयव एकता का सिद्धांत है कि राज्य जो है शरीर की तरह, इस प्रकार से शरीर के अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से राज्य रूपी शरीर में व्यक्ति उसका एक अंग है जो राज्य से जुड़ा हुआ है। और इसी कारण हम देखते हैं कि वह राज्य को साध्य और व्यक्ति को जो है साध्य मानता है। तो देखिए इसमें राज्य साध्य है, राज्य को साध्य, वह व्यक्ति राज्य को साध्य, वह व्यक्ति को साधन मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है और अंततः व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत कर दिया जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत कर दिया जाता है। तो देखिए इस शासन व्यवस्था में राज्य को एक शरीर की तरह माना जाता है और जिस प्रकार से शरीर के अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से राज्य रूपी शरीर में व्यक्ति उसका एक अंग है। और हम देखते हैं कि इसमें राज्य साध्य है और व्यक्ति क्या है? साधन है। अर्थात इस व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंत की बात की जाती है और अंततः हम देखते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का इसमें पूरी तरह से लोप हो जाता है। अगला पॉइंट है जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण। तो देखिए जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण। देखिए हम मानते हैं जनमत निर्माण के साधनों का अगला पॉइंट है जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण।
तो देखिए इसमें जनमत निर्माण के साधनों का जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण, जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण, सरकारीकरण अर्थात जनमत निर्माण के जो साधन है प्रेस, मीडिया, सिनेमा, साइट, इन सब पर सरकार का नियंत्रण रहता है और प्रेस, मीडिया, सिनेमा, दूरदर्शन ये सब सरकार के नियंत्रण में रहकर ही काम करते हैं। तो इसलिए जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण होता है, ये राज्य के नियंत्रण में रहकर ही कार्य करते हैं। अगला है एक साध्य, एक दल और एक नेता। तो देखिए इसमें एक साध्य, एक साध्य, एक दल, एक दल और एक नेता। तो इस विचारधारा में हम देखते हैं अधिनायक तंत्र में एक साध्य राज्य है, एक दल, जो हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र में दलीय अनुशासन की बात होती है और किस प्रकार से इस शासन व्यवस्था में एक दल के प्रति प्रतिबद्धता में देखने को मिलती है। और एक नेता, एक नेता होता है, उसी के हाथों में संपूर्ण सत्ता का केंद्रीकरण होता है और वो ही सर्वे सर्वा होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था में शासन की सारी बागडोर एक व्यक्ति के हाथों में होती है। और देखते हैं हम जर्मनी में जैसे कि हिटलर और इटली में मुसोलिनी हुए, तो उनका जो शासन है वो अधिनायक तंत्र की श्रेणी में ही आता है, सर्वाधिकारवाद की श्रेणी में ही आता है। तो देखिए एक साध्य, एक दल और एक नेता। अगला है विरोध का उग्र दमन। देखिए इसमें विपक्ष या विरोध का उग्र दमन होता है, विरोध का उग्र दमन, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि ये शासन व्यवस्था में एक दल, एक नेता, एक साध्य की बात होती है। और इसमें हम देखते हैं कि सरकार का विरोध करने की किसी को भी जो है स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। और हम देखते हैं किस प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत कर दिया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो है जनमत निर्माण के साधनों का सरकारीकरण होता है, सरकारीकरण हो जाता है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि विपक्ष और विरोध का उग्र दमन जो है इस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है कि सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं होता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र का विरोध। देखिए अधिनायक तंत्र लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत विचारधारा है, तो इसमें लोकतंत्र का विरोध हमें देखने को मिलता है कि लोकतंत्र का बिल्कुल विरोधी विचारधारा है कि जहां लोकतंत्र में हम शक्ति के लोकतंत्र की विरोधी विचारधारा, लोकतंत्र की विरोधी विचारधारा है ये। अगली विशेषता ये है इसकी लोकतंत्र की विरोधी विचारधारा। तो देखिए जहां लोकतंत्र में हम शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और व्यक्ति को साध्य और हम राज्य को साधन के रूप में देखते हैं, लेकिन इस व्यवस्था में बिल्कुल विपरीत हमें दिखाई देता है कि इस शासन व्यवस्था में जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंत की बात की जाती है, राज्य जो है साध्य है, व्यक्ति साधन है और किस प्रकार इसमें शक्ति के केंद्रीकरण की बात की जाती है। तो इस प्रकार से ये लोकतंत्र की विरोधी विचारधारा है। अगला है
अंतरराष्ट्रीय जनमत की उपेक्षा। तो देखिए अधिनायक तंत्र में अंतरराष्ट्रीय जनमत की उपेक्षा हमें देखने को मिलती है। अंतरराष्ट्रीय जनमत की उपेक्षा। अंतरराष्ट्रीय जनमत की उपेक्षा इस विचारधारा में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि किस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें राष्ट्रहित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए जो है विदेश नीति का कठोरतापूर्वक संचालन किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय जनमत एवं संस्थाओं की उपेक्षा की जाती है। तो देखिए इस शासन व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय जनमत की उपेक्षा हमें देखने को मिलती है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र जो है एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हम देखते हैं कि इस शासन व्यवस्था में हमें ये दिखाई देता है कि ये शासन व्यवस्था जो है शक्तियों के केंद्रीकरण पर आधारित है और इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का बिल्कुल जो है अंत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं ये शासन व्यवस्था लोकतंत्र के बिल्कुल विरोधी विचारधारा है। और हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र का जो है वर्गीकरण क्या है। तो देखिए अधिनायक तंत्र का वर्गीकरण अर्थात इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए अधिनायक तंत्र का वर्गीकरण, इसे समझना भी जरूरी है कि हम किस प्रकार से देश की शासन व्यवस्थाओं को इसमें वर्गीकृत रूप में देख सकते हैं कि किस देश में कौन सी शासन व्यवस्था है उसे हम देख सकें। तो देखिए अधिनायक तंत्र का वर्गीकरण। अधिनायक तंत्र का वर्गीकरण। तो देखिए अधिनायक तंत्र को वर्गीकृत हम करते हैं किस प्रकार से जो है इसके प्रकार हम देखते हैं। तो पहला इसका वर्गीकरण है व्यक्तिक अधिनायक तंत्र। तो देखिए व्यक्तिक अधिनायक तंत्र में हम व्यक्ति को अधिनायक के रूप में देखते हैं। व्यक्तिक अधिनायक तंत्र जैसे कि फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट, जैसे कि फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट, जैसे कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट हुआ। अगला है दलीय अधिनायक तंत्र। तो देखिए दलीय अधिनायक तंत्र में हम एक ही दल की शासन व्यवस्था मानते हैं। तो देखिए दलीय अधिनायक तंत्र में हंगरी, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, यूगोस्लाविया, बल्गारिया। तो देखिए इसमें साम्यवादी जो तानाशाही है उसकी बात हम करते हैं। तो हम देखते हैं दलीय साम्यवादी तानाशाही। तो इस प्रकार से दलीय अधिनायक तंत्र हमने देखा। अगला है सैनिक
अधिनायक तंत्र। तो देखिए, सैनिक अधिनायक तंत्र में हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से सैनिक अधिनायक तंत्र में हम सैनिक अधिनायक तंत्र में बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान, घाना सूडान, लीबिया आदि देश जहां पर हमें मिलिट्री रूल दिखाई देता है। इस प्रकार से देखिए, अधिनायक तंत्र का वर्गीकरण जो है हमें स्पष्ट रूप से समझाता है कि किस प्रकार से हम देशों को किस श्रेणी में रख सकते हैं।